Guys, I am नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए सोशल ग्रुप चैप्टर से वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आप देखेंगे सोशल ग्रुप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रेफरेंस ग्रुप। इन तीनों ग्रुप के बारे में हम टू द पॉइंट्स चर्चा करेंगे। प्राथमिक, दैत्तिक एंड संदर्भ समूह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि ये जो भी टू द पॉइंट्स या MCQ मैं चैप्टर वाइज लेकर आ रही हूँ, उसे प्लीज़ पूरा देखें, स्किप ना करें। नहीं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप मिस कर जाएंगे। इसमें ऑलरेडी मैं टू द पॉइंट ही टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ, तो इसे आप पूरा देखें। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है मैंने MCQ में उतने क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, तो टू द पॉइंट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सामाजिक समूह का अर्थ। बोगार्डस के अनुसार सामाजिक समूह को दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह कहा गया है, जो समान उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। सामान्य अर्थ में सामाजिक समूह व्यक्तियों के संग्रह से लगा लिया जाता है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक समूह वह समूह है जिसमें कि उद्देश्य, अंतःक्रिया और संचार का होना आवश्यक है। अर्थात कोई भी व्यक्ति की संग्रह या भीड़ को हम सामाजिक समूह समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं कह सकते। जैसे रेलवे पर भीड़ या रेलवे में बैठे यात्रियों को हम सामाजिक समूह के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके बीच एक उद्देश्य, अंतःक्रिया नहीं रहती है। अब हम सामाजिक समूह की विशेष परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। बोगार्डस एंड जॉनसन ने इन्होंने समाजशास्त्र को संबंधों का नहीं बल्कि समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। जो क्वेश्चंस परिभाषाएं के अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो परिभाषाओं को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे इससे क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र को संबंधों का नहीं बल्कि समूहों का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने माना है, तो बोगार्डस एवं जॉनसन ने माना। ये परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। दूसरा है CH कुले। व्यक्ति और समूह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वेश्चन आता है व्यक्ति और समूह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है, तो CH कुले ने कहा है। सापेक्ष समूह निर्माण तथ्य पर निर्धारित है। कोई ना कोई स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एकता सूत्र में बांधे रखता है। आगमन एवं निमकॉफ के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते हैं, तो एक समूह का निर्माण होता है। मैकाइवर एवं पेज ने समूह को संबंधों की व्यवस्था माना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। समूहों को संबंधों की व्यवस्था किसने माना है, तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। फीचर के अनुसार समूह सामाजिक व्यक्तियों का परिचित, रचित, निरंतर समूह है जो समान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आदर्श मूल्यों में बंधा होता है। गिटलर समूह के लिए समय और स्थान को महत्वपूर्ण माना है। ग्लिन एंड ग्लिन ने समूह के लिए व्यक्तियों में परस्पर अर्थपूर्ण उत्तेजना और प्रत्युत्तर को आवश्यक माना है, जबकि मैरेल एंड एंडर्स समूह के निर्माण के लिए लंबी अवधि के लिए संचार को आवश्यक मानते हैं। सैंडरसन समूह दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों का संग्रह माना है जिनके बीच मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया के निश्चित प्रतिमान पाए जाते हैं, जबकि जॉनसन ने समूह के लिए व्यक्ति में आपसी संबंध, आपसी सहयोग होना आवश्यक माना। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। समूह के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग आवश्यक किस समाजशास्त्री ने माना है, तो जॉनसन ने माना है। मैकाइवर एवं पेज पारस्परिकता और जागरूकता को समूह के लिए आवश्यक मानते हैं। ये सारे टू द पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विलियम सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। स्मॉल के अनुसार समूह का अर्थ कम या अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस प्रकार का संबंध विद्यमान है कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देखा जाने लगा। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक समूह का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों के बीच इस प्रकार की अंतःक्रियाएं होना आवश्यक है जिनसे पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन मिल सके। अब हम देखेंगे इन परिभाषाओं के आधार पर समूह की सामाजिक समूह की क्या विशेषताएं हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह आगमन निमकॉफ के अनुसार एक जैसी रुचि, स्वार्थ और उद्देश्य। सापेक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क, ग्लिन एंड ग्लिन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क किनके अनुसार है, तो ग्लिन एंड ग्लिन के अनुसार। एक जैसा आदर्श, नियम एवं मूल्य किसके अनुसार है, तो फीचर के अनुसार। पारस्परिकता एवं जागरूकता मैकाइवर एवं पेज। एक निश्चित ढांचा संरचना, फीचर।
सहयोग की भावना, कार्यों की भावना, समूह में थोड़ी बहुत स्थिरता और अस्थायित्व, सीमित संख्या। समूह व्यक्तियों से बने होने के कारण मूर्त होते हैं और अस्तरीकरण का होना अति आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि समूह व्यक्तियों से बने होने के कारण मूर्त है, यानी समूह मूर्त है या अमूर्त है। ठीक है, तो समूह क्या है? मूर्त है। मूर्त हम इसको कहते हैं जो कि हम देख पाते हैं, और अमूर्त का मतलब जो हमें नहीं दिखता, जैसे सामाजिक संबंध, ये अमूर्त होते हैं। अस्तरीकरण का होना अति आवश्यक है। अब समूह निर्माण के तत्व हम देखेंगे। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से समूह निर्माण के तत्व बताए हैं। मटर ने समूह के 3 तत्व बताए हैं: 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अंतःक्रियाओं के द्वारा अंतर संबंध और अहम की भावना। मटन के अनुसार ये तीनों चीज़ें समूह के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। वस्तुपरक इस प्रकार के लोग समूह के बाहर के सदस्य होते हैं, लेकिन वह लोग यह अनुमान लगाते हैं कि दोनों अमुक समूह के सदस्य हैं। व्यक्तिपरक इसमें स्वयं समूह के सदस्य होते हैं जो यह आभास करते हैं कि हम अमुक के सदस्य हैं। अब यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि वस्तुपरक क्या है, व्यक्तिपरक क्या है। बेरेस्टेड ने समूह निर्माण के 3 आवश्यक तत्व बताए हैं: चेतना, अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। ग्लिन ने 2 प्रकार बताए हैं: उत्तेजना और अनुक्रिया उत्तेतर। गिटलर ने 2 प्रकार बताए हैं: बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष वह होता है जो दिखाई देता, और आंतरिक पक्ष जिसे देखा नहीं जा सकता, वह हमारे अंदर है। समूह निर्माण के आधार, ये टू द पॉइंट्स आप याद रखेंगे। शैरोकिन, जिमरमैन एंड गॉल्पन ने समूह निर्माण के 14 आधार बताए हैं। मटन ने समूह निर्माण के 26 आधार बताए हैं। विलियम्स जे गुडे ने समूह निर्माण के 12 आधार बताए हैं, और गुरविच एंड मूर ने समूह निर्माण के 15 आधार बताए हैं। मटन ने समूह निर्धारण के 26 आधार का उल्लेख किया है, जिन्हें आपने समूह की विशेषताएं माना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति, ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि व्यक्ति समूह में क्यों रहता है, तो आंसर हो जाता है उसकी मूल प्रवृत्ति ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जहां जॉर्ज सीमेल, जॉनसन, होमेस ने छोटे समूह को समाज के आधार के रूप में माना, वही सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर और पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे समूहों का उल्लेख किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्र और प्रांत जैसे समूह को किसने माना है, तो मैकाइवर एवं पेज ने। बॉटोमोर ने स्थिर और स्थिर समूहों के बीच एक विशेष प्रकार के अर्ध समूह और आभासी समूह का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन बनता है अर्ध समूह और आभासी समूह का उल्लेख किसने किया है, तो बॉटोमोर ने किया है। अब हम देखेंगे समूह का वर्गीकरण। मैकाइवर एवं पेज द्वारा समूह का वर्गीकरण, इन्होंने सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह को 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है मैकाइवर एवं पेज ने किस आधार पर समूह की व्याख्या की है, तो मैकाइवर एवं पेज ने समूह की व्याख्या सदस्यों की संख्या के आधार पर की है। पहला इन्होंने माना है क्षेत्रीय समूह या प्रादेशिक इकाई वाला समूह, दूसरा हितों के प्रति चेतन समूह, और तीसरा हितों के प्रति चेतन समूह जिनका कोई निश्चित संगठन होता है। पहला हम देखेंगे प्रादेशिक इकाई वाला समूह। यह वह समूह है जिसके निश्चित क्षेत्र में समूह के सारे सदस्य अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे गांव, समुदाय, राष्ट्र, नगर, जनजाति। अब इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है कि गांव, समुदाय, राष्ट्र और नगर जनजाति को किस समाजशास्त्री ने समूह माना है, तो आंसर क्या हो गया, मैकाइवर पेज ने माना है। किस तरह का समूह माना है उन्होंने, तो क्षेत्रीय समूह और प्रादेशिक इकाई वाला समूह माना है। नेक्स्ट, दूसरा हितों के प्रति चेतन समूह, जिसका निश्चित संगठन नहीं होता है। यह समूह अपने हितों के बारे में सचेत होता है, लेकिन इनके निश्चित संगठन की कमी होती है। इस प्रकार के समूह के सदस्यों में समान मनोवृत्तियां पाई जाती है, जैसे वर्ग, जाति, प्रजाति, समूह, धर्म, भाषा आदि को मानने वाले लोग। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ग, जाति, प्रजाति, समूह, किस प्रकार के समूह मानने वाले लोग हैं। इस वर्ग, जाति, प्रजाति, समूह, धर्म, भाषा को समूह मानने वाले कौन से समाजशास्त्री हैं, तो मैकाइवर एंड पेज। इन्होंने किस प्रकार का समूह माना है, तो हितों के प्रति चेतन समूह। एंड नेक्स्ट हो जाता है हितों के प्रति चेतन समूह, जिसका एक निश्चित संगठन होता है। ये समूह अपने हितों के संगठन में सचेत और संगठित होते हैं, और समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, लेकिन इनके उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। नेक्स्ट है ग्लिन एवं ग्लिन द्वारा वर्गीकरण। ग्लिन एंड ग्लिन ने समूह को 6 भागों में बांटा: रक्त संबंधी समूह, परिवार और जाति, शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक विषमताओं पर आधारित समूह, समान लिंग, समान आयु और प्रजाति, क्षेत्रीय समूह, जनजाति, राज्य और राष्ट्र। अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय समूह को मानने वाले कौन कौन से जनजाति, राज्य और राष्ट्र क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत आते हैं।
जबकि राष्ट्र, नगर और जाति, यहाँ पर क्या हो रहा है, समुदाय, राष्ट्र। राष्ट्र को यहाँ ग्लिन एंड ग्लिन ने भी समूह के रूप में माना है और मैकाइवर एंड पेज ने भी, ऊपर हमने देखा मैकाइवर एंड पेज ने भी क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत इसे रखा है। अस्थायी समूह, भीर, श्रोता समूह अस्थायी समूह के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भीर या श्रोता समूह किस प्रकार के समूह कहलाएंगे, तो अस्थायी समूह कहलाएंगे। गांव, कस्बा, खाना बंदोशी जत्थे, ये अस्थायी समूह कहलाएंगे। सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत आर्थिक समूह और धार्मिक समूह, शिक्षा संबंधी समूह, राजनीतिक समूह और मनोरंजनात्मक समूह। समनर ने हम की भावना के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समनर ने किस आधार पर समूह को बांटा है, तो हम की भावना के आधार पर। समनर के अनुसार दो प्रकार के समूह होते हैं, अंतर समूह और बाह्य समूह। इस समूह में सदस्य आपस में नज़दीकी की अपनापन की भावना रखते हैं, अपने ही समूह के क्षेत्र, भाषा को उच्च मानते हैं और उसी के प्रति समर्पित रहते हैं, जैसे गांव, जाति, धार्मिक संप्रदाय, परिवार, कबीला। और बाह्य समूह, समूह में हम की भावना और सहानुभूति का अभाव होता है, जैसे शत्रु सेना, विभिन्न धार्मिक समूह, विदेशी समूह। नेक्स्ट है डायट सैंडरसन के अनुसार वर्गीकरण। डायट सैंडरसन ने संरचना के आधार पर समूह को तीन भागों में बांटा है, अनैच्छिक समूह, ऐच्छिक समूह और प्रतिनिधित्व समूह। अनैच्छिक समूह यह समूह नातेदारी पर आधारित होती है, जिसमें परिवार, इसमें मनुष्य अपनी इच्छा नहीं चलती है। ऐच्छिक समूह, इस समूह में व्यक्ति अपनी इच्छाओं में शामिल हो या बाहर हो, इसे ऐच्छिक समूह कहते हैं। जैसे आधुनिक समाज, अर्थात इसके अंतर्गत व्यक्ति आधुनिक समाज के कुछ भी नियम को माने चाहे नहीं माने, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। प्रतिनिधित्व समूह, संसद और विधानसभा। पार्क एंड वर्गस ने समूह के दो भागों में बांटा, प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह। इससे पार्क और वर्गस ने अमेरिका की नागरिकता के संदर्भ में बताया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गैर प्रादेशिक समूह को अमेरिका की नागरिकता के संदर्भ में किसने अध्ययन किया है, तो पार्क एवं वर्गस ने। अब हम देखेंगे जॉर्ज हसन द्वारा वर्गीकरण। जॉर्ज हसन ने समूह का वर्गीकरण चार भागों में बांटा है। इन्होंने किस आधार पर किया है, संपर्क के आधार पर किया है। जॉन हसन ने संपर्क के आधार पर किया है, समनर ने हम की भावना के आधार पर किया है, मैकाइवर ने सदस्यों की संख्या के आधार पर किया है। ये तीनों इस तरह पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और सामाजिक समूह, इस समूह में व्यक्ति केवल अपने जीवन के नकारात्मक कार्य करते हैं, अन्य समूह से अलग रहते हैं और इनके संपर्क में भी नहीं करते, इनसे संपर्क भी नहीं करते। जैसे साधु समाज। समाज विरोधी समूह, यह समूह हमेशा समाज के विरोधी कार्यों में व्यस्त रहता है, जैसे चोर, डाकू, लुटेरा इत्यादि। समाजपंथी समूह, वह समूह हमेशा समाज के हितों में कार्य करता है और हमेशा निर्माण कार्य करते हुए लोगों के लिए चिंतित रहता है। और आभासी सामाजिक समूह, इस समूह के लोग सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं और केवल उनके हित के लिए, न कि पूरे समाज के लिए। अब हम देखेंगे गिडिंग्स के द्वारा समूह का। गिडिंग्स ने परिस्थिति के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा है। देखिए, अब गिडिंग्स ने किस आधार पर बांटा है, परिस्थिति के आधार पर। मैकाइवर ने संख्या के आधार पर बांटा था, समनर ने हम की भावना के आधार पर, सैंडरसन ने संरचना के आधार पर और जॉर्ज हसन ने संपर्क के आधार पर और गिलिन ने परिस्थिति के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा है। विनियोजन समूह और सम्मिश्रण समूह, इस समय में कोई भी व्यक्ति केवल एक ही समूह का सदस्य हो सकता है, जैसे परिवार। और सम्मिश्रण समूह, एक समय में एक से अधिक समूह का सदस्य बनना, जैसे एक विद्यार्थी, प्रयाग अकादमी, एसके ओझा अकादमी का सदस्य बनना आदि संबंधित समूह कहलाता है। अब हम देखेंगे जॉर्ज सिमेल द्वारा वर्गीकरण। जॉर्ज सिमेल ने आकार के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया, लघु समुदाय, बृहद समुदाय। फिशर ने प्रकारात्मक आधार पर समूह को पांच भागों में बांटा, पारिवारिक समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह और मनोरंजनात्मक समूह। बोगार्डस ने समूह को दो भागों में बांटा, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह। कूलर ने संबंध के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा, प्राथमिक समूह और दैत्तिक समूह। अब अन्य नेक्स्ट हम देखेंगे बॉटोमर ने समूह को चार भागों में बांटा, अस्तित्व वाला समूह, भावनात्मक समूह, पारस्परिक समूह, आकारिकी समूह। रेडफील्ड ने समूह को चार भागों में बांटा, विशिष्ट लक्षण समूह, तुच्छ समूह, सजातीय समूह, आत्मिक और भावात्मक समूह। मटर ने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा। क्वेश्चन पूछा जाता है, मटर ने किस आधार पर समूह को बांटा है, सदस्यता के आधार पर, सदस्यता समूह और असदस्यता समूह। सिमेल ने समूह को तीन भागों में बांटा, एकात्मक, दैत्य एवं तैत्य समूह। होमस ने समूह को दो भागों में बांटा, अस्थायी समूह और अस्थायी समूह। गिडिंग्स ने परिस्थिति एवं समझौता के आधार पर समूह को बांटा है।
दो भागों में बांटा, जन्म के आधार पर बनाए गए समूह और एकत्र के आधार पर बनाया गया समूह। वेरेस्ट्रीज ने समूह को दो भागों में बांटा है, हम समूह और वे समूह। हम की भावना को गम्प्लोविच ने सहजनवाद कहा है। हर्बर्ट मिलर और सॉरोकिन ने इन्होंने समूह को सामाजिक दूरी के आधार पर दो भागों में बांटा है, ऊर्ध्व लंबवत और विषमकारी समूह, क्षैतिज या समतारी समूह, क्षैतिज और समस्तरीय समूह। अब हम आ जाते हैं प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह क्या होता है? सबसे पहले प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम C.H. कुले ने 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया। ये क्वेश्चन बनता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? तो C.H. कुले की है। सबसे पहले सर्वप्रथम प्राथमिक समूह का वर्णन किसने किया है? C.H. कुले ने किया है। कब किया है? 1909 में किया है। प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या कम होने के कारण लघु आकार और आमने सामने के प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति की स्वभाव, आदर्श और मूल्यों का निर्धारण करता है, इसलिए प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरणतः परिवार, पड़ोस, छोटे छोटे बच्चों का खेल समूह, ये सारे प्राथमिक समूह होते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में भी पूछा जा सकता है, परिवार, पड़ोस, छोटे छोटे बच्चों का खेल समूह कौन से ग्रुप में आते हैं? तो प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा टॉनिज ने, जेमिनसॉफ्ट और समनर ने अंतर समूह और रेडफील्ड ने लघु समुदाय से मिलती जुलती अवधारणा है। अर्थात प्राथमिक समूह की अवधारणा जो है वही टॉनिज ने उसे जेमिनसॉफ्ट के रूप में, समनर ने अंतर समूह और रेडफील्ड ने लघु समुदाय से मिलती जुलती अवधारणा दी है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं। C.H. कुले ने प्राथमिक समूह से तात्पर्य उस समूह से जिसकी विशेषता आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध तथा अनौपचारिक और घनिष्ठ संबंध और उनमें पारस्परिक सहयोग पर आधारित होते हैं। ये समूह कई प्रकार से प्राथमिक होते हैं, किंतु मुख्यतः इस अर्थ में कि व्यक्ति की सामाजिक, स्वाभाविक एवं आदर्श मूल्य के निर्माण में मौलिक होते हैं। C.H. कुले ने प्राथमिक समूह को व्यक्ति का पालना कहा है। तो व्यक्ति का पालना किसने कहा है? C.H. कुले ने कहा है। किसको कहा है? प्राथमिक समूह को कहा है। C.H. कुले ने प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति का वृक्षारोपण या नर्सरी भी कहा है। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। कुले ने प्राथमिक समूह को पशु पक्षियों मानवीकरण करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट बताया है। इस तरह ये टू द पॉइंट से क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। सॉरोकिन ने प्राथमिक समूह को सुपरिचित समूह कहा है। लुंडबर्ग ने प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ, सामान्य और व्यक्तिगत ढंग से व्यवहार करते हैं। फीचर्स के अनुसार प्राथमिक समूह तुलनात्मक रूप से ऐसे लोगों का चुस्त संकलन है जिनमें अपने में एकता की भावना और समान सामाजिक मूल्य के प्रति आस्था पाई जाती है। मैकाइवर एवं प्रेज के अनुसार प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों की जन्मस्थली एवं निष्ठानों की परिचायिका है। कुले ने ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप माना। यह भी क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक समूह का विस्तृत रूप किसने माना है? तो C.H. कुले ने माना है। C.H. कुले ने माना है। फेरिस के अनुसार आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक नहीं है। कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंध को आवश्यक नहीं मानते हैं? तो फेरिस। कुले के अनुसार सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं। कुले ने अपनी पुस्तक प्राथमिक समूह में निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। आमने सामने के संबंध, उद्देश्य की समानता, अस्थायित्व, लघुता और घनिष्ठता। फेयरचाइल्ड ने अपने प्राथमिक समूह के सदस्यों के लिए 3-4 से लेकर 50 से 60 तक की सदस्य संख्या बताई है। जॉर्ज सिमेल ने 3-4 व्यक्तियों के समूह में एक भी व्यक्ति बढ़ जाता है तो संबंधों में अंतर आ जाता है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार प्राथमिक समूह की विशेषताएं: लघु आकार, प्रत्यक्ष संबंध, अनौपचारिक संबंध, तुलनात्मक स्थिरता, लक्ष्य की सहायता, स्वतः विकसित, व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध समाजीकरण के अभिकरण के रूप में और सर्वव्यापक। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह की दो विशेषता बताई है, बाह्य विशेषता और आंतरिक और मानसिक विशेषता। बाह्य विशेषता जिसे देखा जा सके, शारीरिक समीपता, लघु का आकार, संबंधों की अवधि, और आंतरिक विशेषता जिसे देखा ना जा सके, उद्देश्यों की समानता, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंध व्यक्तिक होते हैं, संबंध संपूर्ण होते हैं और प्राथमिक समूह में नियंत्रण। फेयरचाइल्ड ने प्राथमिक समूह की 3 विशेषता बताई है: संबंधों की संपूर्णता, सदस्यों की कम संख्या और संबंधों का अपूर्णता का अभाव। एलेक्स इंकर्स ने प्राथमिक समूह के 4 विशेषताएं बताई हैं। प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति अत्यधिक होती है, संबंधों का स्वतः विकास, संबंध संपूर्ण होते हैं और संबंध व्यक्तिक होते हैं। इन सब विशेषताओं के आधार पर प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं
महत्व स्पष्ट होती है। गुणों का विकास, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। स्टीवर्ट एंड ग्लिच ने प्राथमिक समूह को भावनात्मक मानसिक सुरक्षा का स्रोत कहा है। स्वस्थ मनोरंजन, नियंत्रण में योगदान, व्यक्तित्वों के निर्माण में योगदान, संस्कृतियों का संचार, आंतरिक संतोष की प्राप्ति, व्यक्ति और समाज के बीच करी, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि, पशु प्रवृत्ति का मानवीकरण। अब प्राथमिक समूह के उदाहरण: परिवार, पड़ोस और छोटे बच्चों के छोटे छोटे समूह। प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण किसने दिए हैं? C.H. कुले ने। डेविस ने 5 उदाहरण दिए: परिवार, पड़ोस, क्रिया समूह, गांव और एक साथ काम करने वाले लोग। मैकइवर एंड पेज ने प्राथमिक समूह के निम्न 9 प्रकार माने हैं: परिवार, क्रिया समूह, मित्र मंडली, अध्ययन समूह, साझेदारी समूह, गपशप समूह, गैंग, जनजातीय परिषद, अस्थायी भाईचारा वाला समूह। प्राथमिक समूह के विचारक क्रोजर एंड रोजनबर्ग, इन्होंने प्राथमिक समूह की आलोचना करते हुए कहा है कि प्राथमिक समूह ही भाई भतीजेवाद, पक्षपात और धन के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी है। मैकइवर एंड पेज तथा कुले, इन्होंने प्राथमिक समूह के आमने सामने के संबंधों पर विशेष जोर दिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंधों पर किसने जोर दिया है? तो कुले और मैकइवर एंड पेज दोनों ने दिया है। किंग्सले डेविड्स फेरिस की मान्यता है कि आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह के लिए पूर्णतः आवश्यक नहीं है। जैसा कि अदालत में वकील, जज, चोर, दुकानदार, ग्राहक आमने सामने मिलने के बाद भी प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं द्वितीयक समूह और संदर्भ समूह के बारे में टू द पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको पूरा फ़ायदा हो सके। थैंक यू।